रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कई बार हमने इस तरीके की कहानियों पर डिस्कस किया है कि अवैध संबंधों में कत्ल हो जाता है। अब बहुत सारे लोग इस बातों को थोड़ा हल्के में लेते हैं और उसके बाद में अवैध संबंधों में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान की गलती कुछ भी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सज़ा मिल जाती है। और दोस्तों, आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जो हर मुसीबत से निकलकर अपने घर चला जाता है, वो नहीं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की कोई उथल पुथल हो। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की किस्मत ख़राब हो तो वो ऊंट पर भी बैठ जाए तो उसको कुत्ता काट लेता है। इसी तरीके की जो मिसाल थी वो आज की कहानी में सच साबित हो गई। न कि सच साबित हुई, बल्कि एक व्यक्ति जो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा, आज की कहानी पे मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप सभी लोगों से, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनसे कहना चाहता हूं, और वो ये है कि कल के दिन मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी कानपुर की। उसमें एक लड़की जिसकी मौत इस वजह से हो गई क्योंकि उसके प्रेमी ने उसके साथ में शक्तिवर्धक गोली खाकर गलत काम किया था। वो लड़की नाबालिग थी। उसके बाद में उस लड़के को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन ये बात मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल के दिन कई लोगों ने ये कमेंट्स किए थे कि सर आप ये जो कहानी सुना रहे हैं ये दूसरे की कहानी है। तो एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली आप लोग को बता दूं कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई क्राइम होता है, तो दूसरा व्यक्ति भी उस क्राइम को कवर करेगा, मैं भी कवर करूंगा। मेरा भी फ़र्ज़ है, उसका भी फ़र्ज़ है। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर दूसरे ने किसी ने उस कहानी को सुना दिया तो मैं उसको सुना नहीं सकता, या फिर कोई और क्रिएटर उसको सुना नहीं सकता। बिल्कुल सबका हक है, सब सुना सकते हैं। हर किसी का अंदाज़ अलग होता है, हर किसी की रिसर्च अलग होती है, हर किसी का बोलने का तरीका अलग होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और आप लोग सोचते हो कि हमने पहले इस वीडियो को देख लिया है, तो किसी भी तरीके का नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले ही आप लोग उस वीडियो को छोड़ के चले जाएं तो बेहतर होगा। तो आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की असल में शुरुआत होती है दिल्ली से सटे हुई एक जगह पड़ती है हरियाणा, और इसी हरियाणा में एक जगह लगती है फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंतर्गत एक थाना आता है, धोज थाना। इसी धोज थाने में 16 दिसंबर साल 2024 को एक व्यक्ति जिसका नाम शरीफ होता है और उसकी बहन शबनम, ये बदहवास तरीके से पुलिस थाने में पहुंचते हैं। और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में ये कहते हैं कि साहब, हमारे भाई का अपहरण कर लिया गया है और हो सकता है कि उसकी जान को भी खतरा हो। अब जब पुलिस इस तरीके की बात सुनती है तो पुलिस इन दोनों भाई बहनों से ये पूछती है कि क्या हुआ। तो ये दोनों जो भाई बहन होते हैं वो बताते हैं कि साहब, हमारा भाई तैयब है और वो घर से गया हुआ है। हम लोग बस खाना खाकर शाम का बस बैठे हुए थे, उसी समय तैयब के पास में फ़ोन आता है। तैयब उस फ़ोन पर बात करते हुए चला जाता है, लेकिन उसके बाद से अभी तक लौट कर नहीं आया। हमने तैयब को हर बार हर उस जगह ढूंढ लिया जहाँ पर वो जा सकता था, जहाँ पर बैठ सकता था। उसका दोस्त कहीं पर हो, उसके पास हम लोग चले गए, लेकिन कहीं पर भी तैयब का पता नहीं है और उसका मोबाइल नंबर भी नहीं लग रहा है। हम लोग जब ज़्यादा ही परेशान हो गए तो साहब, हम पुलिस थाने आए हैं। साहब, हमारे भाई को ढूंढकर ला दीजिए, और हमें एक व्यक्ति के ऊपर शक है। उस व्यक्ति का नाम रवि है। अब जैसे ही ये बातें पुलिस के सामने ये जो परिवार वाले भाई बहन होते हैं ये कहते हैं और रवि को नामजद कराते हैं, तो उसके बाद में पुलिस जो थी इस मामले में थोड़ा सा सतर्क होती है। अब चूंकि एक व्यक्ति गायब हुआ था, उसके अपहरण का मामला, इसलिए पुलिस अपनी पूछताछ के दायरे को या फिर छानबीन के दायरे को ज़्यादा नहीं बढ़ाती है। सबसे पहले जिस रवि को नामजद किया गया था, तो पुलिस सोचती है कि क्यों ना एक बार अगर रवि से ही पूछताछ कर ली जाए तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी ही हो जाए। अगर रवि बता देगा कि हाँ ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व है तो ठीक है, उससे पूछताछ करेंगे। और अगर रवि ये कहता है कि मैं इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ, हम अपने तरीके से छानबीन कर फिर इस मामले को आगे की तरफ देखेंगे। तो जैसे ही पुलिस वाले अब रवि को पुलिस थाने बुलाते हैं और पुलिस थाने बुलाने के बाद में रवि से पूछताछ करते हैं, तो रवि की जो बातें होती हैं ये पुलिस के सामने थोड़ी सी संदिग्ध होती हैं। यानी रवि पुलिस के सामने गोल मटोल बातें कर रहा होता है। अब जब इस तरीके की बातें रवि पुलिस के सामने कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस को रवि की बातों पर शक हो जाता है। इसलिए पुलिस जो थी वो रवि की मेहमान नवाजी करना शुरू करती है और फ्रंट सीट पर बैठाल कर इसको, जब इसके साथ में सख्ती से पुलिस पेश आती है, सख्ती से इससे पूछताछ की जाती है। चूँकि रवि कोई पेशेवर मुजरिम या फिर पेशेवर कातिल नहीं था,
इसलिए ज़्यादा समय तक ये पुलिस के सामने टिक नहीं पाता है और उसके बाद में ये पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, रवि की हत्या मैंने उसकी पत्नी के साथ मिलकर की है। अब जैसे ही ये बातें पुलिस के सामने आती हैं तो पुलिस तुरंत रवि से कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुमने तैयब की हत्या की है तो बताओ कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है। तो उसके बाद में ये जो रवि होता है पुलिस को फरीदाबाद में जो मांगर की पहाड़ियाँ हैं उस मांगर की पहाड़ियों पर लेके जाता है और मांगर की पहाड़ियों पर लेके जाता है। वहाँ पर तैयब का शव पड़ा होता है झाड़ियों के पीछे। उस शव को पुलिस जो थी वो रिकवर करती है। रिकवर करने के बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार तो किया जाता है ताकि शव जो है परिवार वालों को सौंपा जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार रवि ने तैयब की हत्या क्यों की थी, क्या रीज़न था, उसकी पत्नी को आखिरकार तैयब से क्या प्रॉब्लम थी। इन सारे ही सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस जब इस पूरे केस की तह तक जाती है तो जो तैयब की बहन शबनम होती है एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसको सुनने के बाद में जो इंसान का सबसे पवित्र रिश्ता होता है, पति और पत्नी वाला रिश्ता, ये रिश्ता तार तार हो जाता है। दरअसल अब से तकरीबन 12 साल पहले तैयब की शादी जो पाखल एक जगह पड़ती है, पाखल की रहने वाली एक अनीशा नाम की महिला के साथ में होती है। तैयब की शादी जब अनीशा के साथ में होती है तो अनीशा अपना मायका छोड़कर अब तैयब के घर आ चुकी थी। तैयब के साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी बिताना शुरू करती है। तैयब जो था वो अपनी पत्नी का बेहतरीन ख्याल रखा करता था। उसकी पत्नी को किसी भी चीज़ की कोई कमी होने नहीं दिया करता था। लेकिन दोस्तों उसकी जो पत्नी थी अनीशा, शायद उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसको मंजूर नहीं था। इसलिए आए दिन अब वो घर के अंदर झगड़ा करने लगी थी। जब घर के अंदर लगातार झगड़ा तकरार होने लगा तो वो अपने तैयब को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है, लगातार उसे अपनी बातों में उलझाती है, फंसाती है। उसके बाद में एक दिन तैयब से कहती है कि हमें ये जो धोज थाने का जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ तो उस गांव को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना इतना रोज़गार है, ऊपर से घर में लड़ाई झगड़े, मैं ये चीज़ें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों ना हम लोग जाकर हमारे पाखल में जो हमारा गाँव है वहीं पर हम लोग रहें। यानी ये जो अनीशा थी अपने मायके में तैयब को ले जाने के लिए ज़ोर देती है। अच्छा, तैयब जो था वो अनीशा से बेइंतहा मोहब्बत क्या करता था। अनीशा देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, इसलिए तैयब कहीं ना कहीं अनीशा की बातों में आ जाता है। उसके बाद में वो उसके मायके में ही जाकर रहने लग जाता है, वहीं पर मेहनत मजदूरी करता है। वहाँ पर ही इसको 2 बच्चे भी होते हैं और अपने 2 बच्चे, अपनी पत्नी और खुद ये तैयब, पूरा परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। तैयब जो था कभी कभी अपने परिवार वालों से, अपने भाई शरीफ, अपनी बहन शबनम, अपने माता पिता से मिलने के लिए भी आता था। लेकिन इसी बीच में जब तैयब अपने घर आता था तो उसी बीच में जो अनीशा होती थी ये घर पे अकेली रहा करती थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात रवि से होती है। जब रवि से मुलाकात होती है तो धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद में इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। धीरे धीरे पहले तो इनमें दोस्ती होती है, फिर ये जो दोस्ती वाला रिश्ता होता है धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। प्यार तो इसको कहना गलत होगा, बस जिस्मानी ख्वाहिशात कह सकते हैं, क्योंकि जो अनीशा थी ये शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे भी थे। उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो अवैध संबंधों का सिलसिला एक बार शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। जब इनके बीच में अवैध संबंध एक बार बन जाते हैं तो लगातार बनते रहते हैं और सारी ही चीज़ें ऐसे चल रही थीं, लेकिन तैयब को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि इंसान अवैध संबंधों को कितना ही छुपाए, कितना ही बचाए, लेकिन बड़े बूढ़ों की एक कहावत है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको इंसान भले ही कितना छुपा ले, लेकिन एक दिन ये चीज़ें लोगों के सामने आ जाती हैं। और ठीक कुछ ऐसा ही इस कहानी के अंदर भी हुआ। तैयब जो था एक दिन अपने काम पर गया हुआ था। उस दिन काम ज़्यादा नहीं था शायद, तो दोपहर तक ही उसका काम फिनिश हो गया। उस दिन वो घर लौट आया। अब जैसे ही वो घर लौट के आया तो जो मेन गेट था वो खुला हुआ था। शायद जो अनीशा थी ये अपनी मसरूफियत में या फिर जुनून में वो गेट बंद करना ही भूल गई थी, क्योंकि तैयब उस दिन काम पर गया था। अनीशा ने अपने प्रेमी रवि को बुला लिया था। अब जैसे ही तैयब कमरे के अंदर जाता है तो अनीशा अपने प्रेमी रवि के साथ में आपत्तिजनक हालत में होती है। अब तैयब ये सारी चीज़ें देखकर एकदम आग बबूला हो जाता है। वो अपनी पत्नी को डांटने फटकारने लगता है। रवि जो था मौका देखकर वहाँ से 9-11 हो जाता है। तैयब अपनी पत्नी अनीशा को बहुत ज़्यादा समझाता भी है, कहता है कि देखो हमारे 2 बच्चे हैं और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके आ गया हूँ। अब मैं लौट कर अपने घर जाऊँगा तो भला मैं घर वालों को क्या मुँह दिखाऊँगा कि तुम इस तरीके से काम कर रही हो। तो जो अनीशा होती है उसको तैयब की बातें थोड़ा कहीं ना कहीं रुलाती भी हैं, परेशान भी करती हैं। इसलिए अनीशा जो थी तैयब से माफ़ी तलाफ़ी करती है, कहती है कि आइंदा से उससे इस तरीके की गलती कभी होगी नहीं।
तैयब जो था अपनी पत्नी, अपने बच्चों की प्रति अनीशा को माफ़ कर देता है और फिर से नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अनीशा थी उसको अपने प्रेमी रवि की लत लग चुकी थी। रवि उसको वो सब कुछ दे पा रहा था जो तैयब नहीं दे पा रहा था। आए दिन जब कभी भी तैयब घर से बाहर जाता, अनीशा ने फिर से वही प्रोग्राम चालू कर दिया था। फिर से वो रवि को बुलाती, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एक दिन फिर से जो है तैयब अनीशा को रवि के साथ में रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके बाद में अनीशा की काफ़ी ज़्यादा पिटाई भी कर देता है और पिटाई करने के बाद में कहता है कि हमें तुम्हारे गांव को छोड़कर हमारे गांव वापस जाना है। लेकिन जो अनीशा थी ये तैयब से कहती है कि मैं तुम्हारे गांव वापस कभी नहीं जाऊंगी। तो उसके बाद में तैयब कहता है कि तुम या रवि को चुन लो या फिर मुझे चुन लो। तो अनीशा तैयब को नहीं चुनती है बल्कि रवि को चुनती है। वो कहती है कि तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं इस गाँव को छोड़कर, रवि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अच्छा, जो तैयब था वो बेचारा करता तो क्या करता, उसकी भी गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि वो अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के साथ में रहे, एक साथ रहे। इसलिए वो अपने गांव चला जाता है 6 साल पहले और अपने गांव जाने के बाद में अपनी पत्नी, अपने घर वालों को सारी बात बता देता है। पत्नी तो सॉरी यहीं रह गई थी, बल्कि माँ बाप, भाई बहन सबको बता देता है कि उसकी जो पत्नी है किसी के साथ में उसके रिश्ते हैं और उसने उसे छोड़ दिया है। तमाम तरीके की बातें बताता है, फिर से वहीं पर रहने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, जब ये अपनी पत्नी को छोड़कर गया था उसके बाद भी 6 साल का वक्त गुजर जाता है। 6 साल तक ये अपने घर रहता है, पत्नी जो थी वो अपने मायके में रहती है। 6 साल तक ये पति पत्नी एक दूसरे से कभी कभार बात तो कर लिया करते थे, लेकिन मिलना मनाना नहीं होता था। अब इसी 16 दिसंबर को जो पत्नी थी ये तैयब को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में जो पाखल है वहाँ पर जो फाटक है उस फाटक के पास बुलाती है कि मुझे तुमसे मिलना है, कुछ बात करनी है। अच्छा, जो तैयब था वो सोचता है कि हो सकता है कि पत्नी की गैरत जाग गई हो और वो अपने प्रेमी को छोड़कर मेरे साथ आना चाहती हो। तैयब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा करता है और उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। लेकिन तैयब को नहीं पता था कि उसके साथ में यहाँ पर क्या होने वाला है। उसके बाद में अनीशा और तैयब, अनीशा चूँकि अपने साथ में काफ़ी शराब लेकर गई थी, बैठकर शराब पीते हैं और जब काफ़ी ज़्यादा शराब अनीशा और तैयब पी लेते हैं तो जैसे ही तैयब नशे में जाता है उसी समय अनीशा रवि को इशारा करती है। रवि झाड़ियों के पीछे से निकलता है और तैयब की रस्सी से गला घोंटकर वहीं पर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में ये उसकी डेड बॉडी को जो मांगर की पहाड़ी है वहाँ पर लेके जाते हैं और उसके बाद में उसे आग लगा देते हैं। डेड बॉडी रवि के कहने पर अधजली अवस्था में मिली थी। पुलिस ने इसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यही सारी चीज़ें आई जो रवि ने पुलिस के सामने कबूल की थी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर तैयब की गलती इतनी थी कि उसकी पत्नी जब इस तरीके के रिश्तों में रवि के साथ थी तो 6 साल के बाद उसे अपनी पत्नी की बात पर भरोसा करके उससे मिलने नहीं जाना चाहिए था। और आप लोगों ने देखा कि अनीशा इतनी ज़्यादा बेरहम और दरिंदा बन चुकी थी कि वो अपने 2 बच्चों और पति की फिक्र ना करते हुए अपने पति प्रेमी के साथ में रंगरलियाँ मना रही थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने पति जो तैयब था उसकी हत्या कर दी। वहीं जो रवि था वो एक शादीशुदा महिला के साथ में इन रिश्तों में आ गया। तो ऐसे तो रिश्तों में इंसान आ ही जाता है, लेकिन उस अनीशा के कहने पर किसी की हत्या करना शायद ये रवि के लिए भी भारी पड़ेगी। अब रवि और अनीशा पूरी ज़िंदगी शायद अपनी सलाखों के पीछे गुजारेंगे। बहरहाल दोस्तों, ये थी कहानी और इस कहानी में आप लोग सबसे ज़्यादा कसूरवार किसे मानते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें मंसूरी भाईजान हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। हाथ की कहानी भाई जी आज की जो कहानी है बहुत ही दुखद है और आपका कहानी के बाद जो सलाह देने का अंदाज़ है ये बेहद ही अच्छा है। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान आगे लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहानी बहुत अच्छी है, मैं आपकी कहानी बताने का जो अंदाज़ है ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज़ हैं, हार्ट बनाते हैं, लिखते हैं कहानी अच्छी है। तो मोहम्मद जोरेज़ जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, नाइस स्टोरी, बताने का तरीका बहुत अच्छा है मेरे छोटे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। फरजान अहमद हैं, लिखते हैं नाइस। तो फरजान अहमद जी आपका शुक्रिया। राजेंद्र कुमार रोज़ बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। शीलनिधि हैं, लिखते हैं शावेज भाई अच्छी कहानी आती हैं आपकी। तो शीलनिधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद जी हैं, लिखते हैं वेरी वेल एक्सप्लेन किया है आपने। तो साजिद जी आपका शुक्रिया। जयराज हैं, लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से सुनते हैं, नाइस स्टोरी। तो जयराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार हैं, अमेरिका से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। नसीर अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज भाई, आपने सच कहा, बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना ज़रूरी है, चाहे लड़की हो या फिर लड़का। इसलिए नहीं कि हम उन पर भरोसा नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि बुरे लोगों से उनकी हिफाजत कर सकें।
नसीर अहमद जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से, तो नमस्ते भैया सुरेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम, कहानी कल उस्मान भाई सुना चुके हैं। तो इस्लाम शेख जी वालेकुम सलाम। तो उस्मान सैफी सर ने सुनाई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस घटना को कवर नहीं करूँगा, क्योंकि कल के दिन जब मेरी घटना पे नज़र पड़ी थी तो उससे पहले मैं एपिसोड सुना चुका था, इसलिए कल वाली जो घटना थी वो मैंने कल सुनाई थी। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शेरा बुलंदशहर से, तो नमस्कार भैया, कैसे हैं आप। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, मैं आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ और कुशीनगर का रहने वाला हूँ। तो हारून अंसारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर, और ये कहानी सुनी, इसमें लड़की और लड़का दोनों ही गलत हैं थोड़े थोड़े, तो आपका शुक्रिया। उसके बाद में इमामुद्दीन अंसारी हैं, लिखते हैं आप उस्मान सैफी की कहानी सुनाते हो। तो भाई इसमें किसी का कॉपीराइट नहीं है, अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसको तमाम न्यूज़ चैनल कवर करते हैं, तमाम रिपोर्टर कवर करते हैं, तमाम क्राइम रिपोर्टर कवर करते हैं, तो इस तरीके की बातें आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर सोचना चाहिए। शरीफ मोहम्मद हैं, लिखते हैं कहानी 20 दिसंबर की है और 21 दिसंबर को आपने सुनाई, तो लड़के को ढूंढने में 4 दिन कैसे लग गए। तो 20 दिसंबर की कहानी नहीं है, 20 दिसंबर को इस केस का खुलासा हुआ है और ये कहानी 16 दिसंबर के आसपास की है। उसके बाद में दी बैरिस्टर लगता है दी बैरिस्टर लिखते हैं अगर लड़का ये प्रूव कर दे कि लड़की झूठ बोल रही है, उसकी एज 18 प्लस है, तो लड़का बच सकता है। डिपेंड करता है कि वकील कैसा है। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन सच्चाई हो तब। उसके बाद में एमडी जीशान है, लिखते हैं क्लॉड हॉड एक्सपोजर बोलते, तो भैया आपका शुक्रिया। इट्स जस्ट हुकअप गॉन रॉन्ग। दी बेस्ट जी, आपका बहुत शुक्रिया और मैं एग्री भी करता हूँ। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे आप लोगों के, जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा। और आज के दिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा। आज के दिन मैंने अपने चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर की है, उसमें मैंने एक वीडियो का लिंक आप लोग के साथ में शेयर किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अवैध संबंधों के अलावा हटकर आप लोग कहानी सुनाया करें, तो वो जो चैनल बनाया है वो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि उस पर अवैध संबंधों की कहानी ना आए। तो आप लोग जाकर देखिएगा एक बार, आप लोग ज़रूर उस चैनल को प्यार देंगे तो सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि उस चैनल पर हम लोग वो कहानी सुनाएंगे जो अवैध संबंधों से ना जुड़ी हो, साफ़ और नीट एंड क्लीन थंबनेल वाली। तो एक बार जाकर चैनल को चेकआउट करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की ज़रूरत रहेगी। मैं इंतज़ार करूँगा आपके लाइक और सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का। सो दोस्तों, ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। मिलते हैं कल के दिन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।